व्यूअर्स, कृष्णा क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना का जो चैप्टर है, एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके कौन कौन से एमसीक्यूज हैं या प्रश्नोत्तर विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं या इन क्वेश्चनों के पूछे जाने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चनों का आज हम डील करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए देर नहीं लगाते हैं और आज का अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। एक पूरी सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश की, जिसमें आपको विभिन्न टॉपिकों पर मैंने डाला हुआ है। उससे पहले भी बहुत सी वीडियो एमसीक्यूज के, उसे भी आप जरूर देखिए, आपके लिए लाभप्रद होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे सबसे पहला क्वेश्चन कि नर्मदा सोन घाटी का निर्माण किस समूह के अंतर्गत आता है। ये एमपी 2015 का क्वेश्चन था। नर्मदा सोन घाटी का निर्माण किस समूह के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक समूह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? या नर्मदा सोन घाटी तृतीयक समूह के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे कठोर चट्टान कौन से काल की मानी जाती है? पृथ्वी पर जो सबसे कठोर चट्टान है वो किस युग की मानी जाती है? तो आपको याद रखना है आदिकल्प महायुग की, अर्थात आर्कियन युग की यह चट्टान मानी जाती है जो पृथ्वी पर सबसे कठोर चट्टान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी पर सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? पृथ्वी पर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी मानी जाती है? तो याद रखिएगा अरावली। सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला यह मानी जाती है अरावली की। तो यह पृथ्वी पर सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला है उसका नाम। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको याद रखना है सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसकी ऊंचाई कितनी है ये भी आपको याद रखना है। तो 1350 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1350 मीटर सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है धूपगढ़, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन था, पहले पूछा जाता था, 2010 में पूछा गया था पीएससी के द्वारा, जिसके सभी डाटा गलत है। तो आपके यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश जो वर्तमान में क्षेत्रफल है उस अनुसार से यहाँ पे जो हो जाएगा 308। इसको यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा चाहे तो। मध्य प्रदेश वर्तमान में क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर। 308,252 वर्ग किलोमीटर। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ये ऑप्शन ज़्यादा क्लोज है, ये बाकी सब गलत है, पुराने हैं। जब ये उस समय ये बढ़ गए हैं कुछ क्षेत्र, पुराने आंकड़े हैं 308,200, 3,800 या पुराने आंकड़े थे, इनको नहीं। आपको वर्तमान आंकड़ा में, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान क्षेत्रफल कितना है? 308,252 वर्ग किलोमीटर है। या ये आंकड़ा ना मिले आपको तो एक ऑप्शन और दिया रहेगा 308,245 वर्ग किलोमीटर। तो ये दोनों आंकड़े आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। कोई एक आएगा इनमें से, या तो 308,245 लिखा रहेगा आपके ऑप्शन में, या आएगा 308,252 वर्ग किलोमीटर। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से बनाती है? मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, कितने राज्यों से लगती है? ये पटवारी 2012 का क्वेश्चन था, पूछा गया था। तो याद रखिएगा 5 राज्यों से। कितने राज्यों से बनती है? 5 राज्यों से मध्य प्रदेश सीमा लगती है। कौन कौन सा? यूपी, सीजी, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर इसके बाद आपके महाराष्ट्र के बाद आप इधर देखिए, महाराष्ट्र के बाद लगेगा गुजरात, और उसके बाद लगेगी राजस्थान। ये 5 राज्य हैं जिनसे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है, तो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है किसकी? सर्वाधिक यूपी की। सबसे कम किसकी लगती है? तो सबसे कम लगती है गुजरात की। सबसे कम सीमा किसको छूती है? तो गुजरात राज्य को छूती है। सबसे ज़्यादा सीमा किसको छूती है? तो यूपी राज्य को छूती है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये भी पटवारी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है व्यापम का। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है? देखिए मैंने बता दिया पहले ही। तो सर्वाधिक सीमा किस राज्य को लगती है? उत्तर प्रदेश को लगती है। लगभग 13 से 14 जिले इसके टच करते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अप्रॉक्स 13 से 14 जिले हैं
इसे आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य को लगती है? देखिए मैंने दोनों ही डिस्कस किया, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य से मिलती है? तो न्यूनतम सीमा लगती है गुजरात राज्य से। किस राज्य से लगती है? तो मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य को छूती है? तो गुजरात राज्य को सबसे कम सीमा लगती है। अगला है, मध्य प्रदेश की, अच्छा क्वेश्चन है, डीप से जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से मिलती है? मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से मिलती है? तो याद रखना जिला है बड़ोदरा। किस जिले से मिलती है? तो बड़ोदरा से मिलती है। इस बात को भी आप अच्छे से याद में रखिएगा। और ये जो भाड़ोच दिख रहा है आपको, यहाँ पे नर्मदा नदी क्या होती है, हाँ जाके अरब सागर में मिल जाती है भाड़ुस के निकट। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जो भाड़ुस दे रहा है ये, यहाँ पे नर्मदा नदी अरब सागर में जाके मिल जाती है इसी भाड़ुस के निकट। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 जिलों से होकर गुजरती है। और आप इन रेखाओं के पूरे जिलों के नाम भी याद रख लीजिएगा, ये आपका काम है, इतना आप जरूर कर लीजिएगा कि कौन कौन से 14 जिले हैं। 14 जिलों के नाम, 14 जिलों के पूरे नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से किस जिले से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ऐसी स्थिति में आपके 14 जिलों के नाम याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मध्य प्रदेश के किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते? मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते? तो द्रविड़ युग के। किस युग के? तो द्रविड़ संघ या द्रविड़ युग के चट्टानों के क्या साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में कोयला किस समूह की चट्टानों में पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पटवारी का है, तो याद रखिए गोंडवाना समूह में। किस समूह में पाया जाता है? तो गोंडवाना समूह की चट्टानों में मध्य प्रदेश में कोयला पाया जाता है। इसे भी आज अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 था, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो सीमा जरूरी नहीं कि आपसे स्टेट से पूछी जाए, सीमा जरूरी नहीं कि आपसे जिलों से पूछी जाए, सीमा आपसे नदियों के द्वारा भी पूछी जा सकती है, क्योंकि सीमा नदियाँ भी निर्धारित करती हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो आपको याद रखना है ताप्ती। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी से बनती है। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तरी सीमा किससे बनती है, तो उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी से होता है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी से, दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी से, और इधर पश्चिमी सीमा का निर्धारण भी चंबल नदी से होता है। इन फैक्टों को बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ताप्ती नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण सीमा मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी से निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। पहले जब तक विभाजन नहीं होता, छत्तीसगढ़ विभाजन से पहले तक, 2000 से पहले तक यह देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, सबसे बड़ा। अब यह दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। पहला कौन सा है? तो पहला सबसे बड़ा राज्य देश का राजस्थान। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत निम्न में से किस नदी का उद्गम नहीं होता? विंध्याचल पर्वत से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम नहीं होता है? तो देखिए नर्मदा, अमरकंटक पर्वत निकलती है, विंध्याचल की ही हो तो नर्मदा हो गई, सोन हो गई, बेतवा हो गई, लेकिन ताप्ती नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से नहीं होता है। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। ठीक, ताप्ती नदी का उद्गम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी किस पर्वत श्रेणी पर आता है? तो महादेव पर्वत श्रेणी पर आता है। किस पे आता है? अच्छे से याद रखिएगा, महादेव पर्वत श्रेणी पर यह पचमढ़ी आता है। और यह पचमढ़ी के बारे में और फैक्ट आप याद रखिएगा कि पचमढ़ी को क्या कहा जाता है? तो पचमढ़ी को ही मध्य प्रदेश का मासीन राम बोला जाता है। मध्य प्रदेश का मासीन राम, मध्य प्रदेश का मासीन राम कौन? तो पचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी ये भी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। और
मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी कौन सा, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है पचमढ़ी। तो इन फैक्टों को भी आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी इनमें आपको बता रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, महादेव। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है महादेव पर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। देखिए ऐसा कुछ पटवारी में पूछा गया है कि महादेव की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। महादेव की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा। विंध्याचल और सतपुड़ा की जो भ्रंश घाटी है उसी के बीच नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है किन दो भ्रंश घाटियों के बीच नर्मदा नदी का प्रवाह होता है, तो आपको याद रखना विंध्याचल एवं सतपुड़ा। ठीक, और क्वेश्चन पूछा है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य स्थित है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 21 ने कहा कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बताना। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं, तो इन्हें विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। इनमें आपसे जो एग्जामिनर है वो किसी एक फैक्ट के बारे में बहुत सारा नॉलेज चेक करना चाहता है आपका कि आप अच्छे से इसको पढ़ के आए हैं कि नहीं, तो अब ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन कौन सा ये बताना है। तो पहला है कि मध्य प्रदेश एक स्थल अवरुद्ध राज्य है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये कथन सत्य है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश अपन पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक क्या है, लैंडलॉक स्टेट है। अर्थात लैंडलॉक स्टेट मतलब जिसकी सीमाएं तटों को नहीं छूती हैं। ठीक, भूस्थलिक है, भू आवेष्टिक पूरा राज्य है, या हिंदी में बोले तो भू आवेष्टिक। आप बुकों में ज्योग्राफी यदि पढ़े होंगे मध्य प्रदेश की तो उसमें आता है भू आवेष्टिक राज्य है। मध्य प्रदेश एक कैसा राज्य है, तो मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टिक राज्य है। उससे संबंधित पहला कथन दे रहा है, तो बिल्कुल यह कथन कैसा है, यह कथन बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है। सेकंड आपको कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है। ये भी बिल्कुल अभी मैंने पहले क्वेश्चन अपन देखा कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश कितने जिलों से होकर गुजर रही है, 14 जिलों से गुजर रही है, और ये मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में भी बांटती है। तो कर्क रेखा जो है राज्य के मध्य प्रदेश के बीचों बीच होकर गुजरती है, मध्य से होकर गुजरती है, ये भी सही है। तीसरा फैक्ट दे रहा है आपको कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को मिलती है, तो ये भी फैक्ट मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अपने 5 राज्यों को बिल्कुल छूती है, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन 5 राज्यों को छूती है। फिर दे रहा है डी कथन आपको दे रहा है कि राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 19.6। देखिए थोड़ा सा खेल करके एग्जामिनर यहाँ पे कितना लिख दिया, 19.6 दे दिया, जो कि ये गलत है। मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्रफल का 9.36, कितना है 9.36 है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, 9.36% है मध्य प्रदेश का देश के क्षेत्रफल का हिस्सा। तो यहाँ पे यह खेल करेगा, तो ये कथन आपका फोर्थ वाला जो कथन है, फोर्थ कथन क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ कथन आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे फोर्थ कथन जो है यह आपका सही नहीं है, तो ये असत्य कथन हो गया कि राज्य का क्षेत्रफल देश का क्षेत्रफल 9.3, ये गलत कथन है। तो यही आपका सही आंसर हो जाता। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या रखना है, मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। कौन सी है, सिगार। कितनी ऊंचाई है, तो 881 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 881 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। गुरु शिखर किसकी ऊंची चोटी है, तो गुरु शिखर अरावली की। किसकी ऊंची चोटी है, तो यह अरावली की ऊंची चोटी है, इसे आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद 2 और चोटियाँ दी हुई हैं, जिसमें से आपको हजारी के बारे में पता होना चाहिए और जाना पाव के बारे में भी पता होना चाहिए कि किसकी ऊंची चोटी है। ये जाना पाव भी अपने मध्य प्रदेश की है, तो यदि आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझे बता सकते हैं कि जाना पाव पहाड़ जो चोटी है किसकी ऊंची चोटी है, जाना पाव। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सिगार। 23 क्वेश्चन, निम्न में से देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले बोला था आपको पूछे जाते हैं। निम्न में से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए निम्न में से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भोपाल से गुजरती है, उज्जैन से भी गुजरती है, रतलाम से गुजरती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑल ऑफ राइट, ऑल ऑफ दिस, सभी है इसके आंसर। ठीक है ना, ऑल ऑफ दिस, सभी इसके सही आंसर है, उपरोक्त सभी। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे
निश्चित रूप से पूछे जाएंगे एग्ज़ामों में, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाते हैं आजकल एग्जामिनर, तो इन क्वेश्चनों के लिए आप प्रिपेयर रहिए। मात्र ये मत पढ़िए कि मात्र 14 राज्यों से करके 14 जिलों से होकर करके रेखा गुजर रही है, उसके बारे में उन जिलों के नाम भी आप पढ़िए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? ये पटवारी एग्जाम के भी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैंने लिए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है। लगभग 199 सेंटीमीटर की यहाँ क्या होती है? वर्षा होती है, तो इसलिए इसको मध्य प्रदेश का क्या कहा जाता है? चेरापूंजी कहा जाता है। सॉरी, मध्य प्रदेश चेरापूंजी मासी नाम कहा जाता है पचमढ़ी को। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, भौगोलिक रूप से, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भी, भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भौगोलिक रूप से याद रखिएगा, भौगोलिक रूप से जो मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया, इनमें ऑप्शन कोई सही नहीं है। भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है और सभी रॉन्ग है। इसमें याद रखना आपको, भौगोलिक रूप से मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 7 भागों में डिवाइड किया गया है। इस बात का इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अच्छे से डिस्क्रिप्शन पूरा भौगोलिक परिचय मैंने समझाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इसका कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में बांटा गया है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन जिलों का समूह बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है? आपको बताना बुंदेलखंड के अंदर कौन कौन सा आता है। तो क्या मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी आता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शिवपुरी दूसरे उसमें आ जाता है। टीकमगढ़, दतिया और छतरपुर, बिल्कुल यही आंसर सही है। बुंदेलखंड का आता है टीकमगढ़, दतिया और छतरपुर। दुर्ग, रायपुर, राजगढ़ छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा हो गया। रीवा, शहडोल, सतना ये बघेलखंड का हिस्सा हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा टीकमगढ़, दतिया और छतरपुर। ऐसे क्वेश्चन देखिए आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें भी प्रिपेयर रहिए। टीकम, दतिया और छतरपुर जो कि बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन। निम्न में से ज्योग्राफिक क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। देखिए, निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो आप क्या देखिए, बैतूल बिल्कुल है, छिंदवाड़ा बिल्कुल है, शिवपुर यहाँ नहीं है, खंडवा यहाँ पे है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है जो कि शिवपुर में यह पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पठार की सर्वोच्च चोटी सिद्ध बाबा की पहाड़ी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। निम्न में से किस पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी, किस पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है? तो आपको याद रखना है 1172 इसकी क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है, 1172, इसे आपको ध्यान में रखना है। और किसकी है? तो बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिद्ध बाबा, बुंदेलखंड के पठार है ना, बुंदेलखंड के पठार की ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा। इसकी हाइट पूछी जाए तो 1172 मीटर इसकी हाइट है। इस फैक्ट को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, देखिए आ गया, जाना पाव, सिगार, धजारी। जाना पाव मैंने क्वेश्चन ही पूछा था आपसे, क्या आप यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए क्या पूछ रहा है कि जाना पाव, सिगार एवं धजारी चोटी किस पठार पर स्थित है? तो जाना पाव, सिगार और धजारी किस पठार पर स्थित है? तो आपको याद रखना है, इसमें पूछ रहा है कि जाना पाव, सिगार एवं धजारी की चोटी किस पठार पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। ये गलत आंसर है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लीजिए, इसका क्रम पूछा जाता है तीनों चोटियों का, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्रम देखिए कैसा रहता है। सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? धजारी है, सॉरी सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, माफ़ करना, सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो मालवा पठार की सबसे ऊँची चोटी है सिगार। फिर उसके बाद आती है कौन सी? उसके बाद आती है जाना पाव, सेकंड ऊंची चोटी, और थर्ड आती है धजारी। तो ये क्रम भी आपको याद रखना, इनके क्रम जमाने को आ जाते हैं। सबसे ऊंची चोटी होगी सिगार, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जाना पाव, और सबसे थर्ड नंबर पे है धजारी। ये तीनों ही मालवा पठार की ऊंची चोटियां हैं, जिनका क्रम फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पे है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। इसमें देखिए कुछ आंसर गलत भी प्रिंट हैं ये, तो उन पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वही राइट आंसर रहेगा। क्या टाइपिंग मिस्टेक या प्रिंट करने में गलत हो गया, प्रिंट लिखने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है आपका, धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है। एमपीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है, तो याद है सतपुड़ा रेंज में। वैसे इसका सही आंसर बाद में डिलीट कर दिया, महादेव की पहाड़ी में आता है, लेकिन सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला उसी पे आती है, कौन, महादेव की पहाड़ी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा रेंज। दिए गए ऑप्शन में से सही हो जाएगा सतपुड़ा रेंज। अगला, लमेटा सीरीज किस प्रकार के लमेटा सीरीज किस प्रकार के सेल समूह में पाई जाती है, तो याद रखिएगा लमेटा सीरीज जो पाई जाती है क्रिस्टेशियस सेल समूह में पाई जाती है। किस समूह में पाई जाती है, तो लमेटा सीरीज क्रिस्टेशियस सेल समूह में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में भूवैज्ञानिकों को जुरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए थे। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी एग्जामों में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रायसेन और जबलपुर में पाए गए थे। डायनासोर के जुरासिक काल के जीवाश्म प्राप्त हुए थे और इसीलिए यहाँ पे जियो पार्क भी बनाने की घोषणा की गई जबलपुर में। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो दो स्थान आपको याद रखना है, एक है रायसेन और एक है जबलपुर, जहाँ पे डायनासोर के जुरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्म प्राप्त हुए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है, निम्न में से किस जिले में सौंसर सीरीज पाई जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सौंसर सीरीज का, तो सौंसर सीरीज पाई जाती है छिंदवाड़ा में। कहाँ पाई जाती है, तो सौंसर सीरीज पाई जाती है छिंदवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है। मध्य प्रदेश को निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को पठार में पूछा दक्षिणी पठार का भाग माना जाता है। किसका माना जाता है, दक्षिणी पठार का भाग माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पठार का भाग मध्य प्रदेश को माना जाता है। अगला है, निम्न में से कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। निम्न में से कुडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, तो बिजावर श्रेणी में, पन्ना और ग्वालियर। बिजावर, पन्ना और ग्वालियर ये सभी सही हैं। यहाँ पे मिलती है आपको कुडप्पा की चट्टानें, मध्य प्रदेश में मिलती हैं जो, तो बिजावर, पन्ना और ग्वालियर इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये सभी ऑल ऑफ दिस सही हैं। अगला, भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तरी भाग को क्या कहलाता है। भू संरचना की दृष्टि से चंबल और सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा मध्य उच्च प्रदेश। इसे हमने, यदि आप भौगोलिक विभाजन मेरी वीडियो देखेंगे उसमें आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी भौगोलिक, क्योंकि आप ज्योग्राफी के आज क्वेश्चन चल रहे हैं तो बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। तो याद रखिएगा जो चंबल सोन वाला पूरा अक्ष एरिया है, पूरा उत्तर का जो भाग है उसे मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मध्य उच्च प्रदेश के नाम से उसे जाना जाता है। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई कितनी थी। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अविभाजित मध्य प्रदेश की आपसे पूछ रहा है। अविभाजित मध्य प्रदेश की आपसे पूछ रहा है कि चौड़ाई कितनी थी, जब मतलब सीजी और आपका एमपी दोनों साथ में थे, तब आपसे पूछ रहा है कि चौड़ाई कितनी थी। तो याद रखिएगा उस समय चौड़ाई कितनी थी, 996 किलोमीटर, 996 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि पूछे कि अब वर्तमान में कितनी है, तो याद रखिएगा वर्तमान में 870 किलोमीटर चौड़ाई है और 605 किलोमीटर उसकी लंबाई है। इसमें सॉरी 2 मिनट, हाँ ठीक है सही है, सही। ये पूछ रहा है, जब चौड़ाई पूछ रहा है आपकी, तो उस समय उत्तर से दक्षिण की दे रहा है लेकिन चौड़ाई पूछ रही है ना, तो उस समय अभी है 906, ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा, 2 मिनट। चौड़ाई तो इसका आंसर 996 हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर है। और वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में यदि अपन बात करें वर्तमान मध्य प्रदेश की लंबाई चौड़ाई नॉर्थ साउथ कितनी है, और इधर आपका ईस्ट और वेस्ट कितनी है, ये हो गया आपका वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट। तो ऐसे में देखा जाए तो ईस्ट और वेस्ट, पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो ये है आप इस समय वर्तमान मध्य प्रदेश के पूर्व पश्चिम 870 है, और उत्तर जैसे कितनी है, तो ये 605 किलोमीटर है, 605 किलोमीटर है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हैं। मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है, तो उत्तर पूर्व में साइड कौन सा आता है, तो छत्तीसगढ़ आता है। कौन सा राज्य आता है, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती थी? अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को छूती थी? तो 7 राज्यों को। 2 राज्य और कौन कौन से हो जाते? एक आपका झारखंड जुड़ जाता था, है ना, एक झारखंड में इसमें शामिल हो जाएगा, इससे जुड़े छत्तीसगढ़ से जो भी लगता है ना, तो एक झारखंड इस साइड से हो जाएगा, एक ये सभी टच करता था थोड़ा सा भाग छत्तीसगढ़ का, इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएंगे आपके और बढ़ जाएंगे। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में है 5। वर्तमान में कितने राज्यों की सीमा छूती है मध्य प्रदेश को? तो 5। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने राज्यों को छूती थी? तो 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत का निर्माण निम्न में से किस चट्टानों से हुआ है? विंध्याचल पर्वत का निर्माण किससे हुआ? तो क्वार्टज एवं बालू से हुआ है विंध्याचल पर्वत का निर्माण। अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमरकंटक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? अमरकंटक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 1066 मीटर। 166 मीटर अमरकंटक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एक क्वेश्चन पीछे आ चुका है, उसे हम देख लेते हैं, मिसमैच ना हो। पहला पीछे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? विंध्याचल पर्वत पूछ रहा है, ध्यान रखिए, विंध्याचल पर्वत आपसे पूछ रहा है, विंध्याचल पर्वत का निर्माण किस प्रकार चट्टानों से हुआ? तो क्वार्टज एवं बालू। इसके बाद पूछ रहा है आपसे, सतपुड़ा पर्वत का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो याद रखिए ग्रेनाइट है उसमें और बेसाल्ट, ए और बी दोनों, ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों है, ठीक है ना, ये दोनों, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा का विस्तार नहीं है? इसमें से देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार का और पीछे भी आ चुका था, निम्न में से किस जिले में सतपुड़ा का विस्तार नहीं है? तो सिवनी में। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, यहाँ सतपुड़ा मिलेगा, लेकिन यहाँ सिवनी में इसका विस्तार नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के क्रिटेशियस कल्प के या क्रिटेशियस युग के साक्ष्य किस नदी घाटी में मिलते हैं? तो याद रखें नर्मदा नदी घाटी में। किस नदी घाटी में मिले हैं? तो नर्मदा नदी घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाघ सीरीज निम्न में से किससे संबंधित है? बाघ श्रेणी निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखिए क्रिटेशियस कल्प से। किससे? क्रिटेशियस युग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसपी चटर्जी, ये पुरातत्ववेत्ता हैं, भूगर्भवेत्ता हैं। एसपी चटर्जी ने मध्य प्रदेश को धरातल की विविधता के आधार पर किन प्रकारों से बांटा है या कितने प्रकारों से बांटा है? तो उनका जो विभाजन था इनमें से कोई नहीं है, ये तीनों नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है, इमारती पत्थर निम्न में से किस काल की चट्टानों में पाए जाते हैं? इमारती जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं, इमारती पत्थर निम्न में से किस काल की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में। किसमें? विंध्यन क्रम की चट्टानों में ये पाए जाते हैं इमारती पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? निम्न में से कौन सा क्रम सही है, ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो विंध्यन, कुडप्पा, आर्कियन, धारवाड़, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। आर्कियन आता है सबसे पहले, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन। ठीक, सबसे पहले याद रखना है आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर जो युग है उसके चट्टानों के जो युग है उनका एक क्रम है। तो आर्कियन सबसे पहले आता है, याद रखना, आर्कियन आता है, फिर धारवाड़ आता है, फिर कुडप्पा। ऐसी 8 चट्टान है, करीब 8 नाम है, तो 4 दिए हुए आपको। तो आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन, ये इसका सही क्रम होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस युग की चट्टानों में हीरा मिलता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा। तो निम्न में से किस युग की चट्टानों में हीरा मिलता है? तो कुडप्पा। किस युग की चट्टानों में पाया जाता है? कुडप्पा। तो ये पाया जाता है आपका कुडप्पा की चट्टानों में। या श्रेणी कौन सी? बिजावर श्रेणी भी याद रखिएगा आप इसमें, यदि श्रेणी पूछे तो बिजावर श्रेणी भी रहेगा, और कुडप्पा की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पठारी भाग में नदी घाटियों का निर्माण किस काल में हुआ है? मध्य प्रदेश के पठारी भाग में नदी घाटियों का निर्माण किस काल में हुआ है? तो तृतीयक समूह काल में। किसमें? तृतीयक समूह काल में हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक समूह। अगला है, मालवा के पठार की औसत ऊंचाई कितनी? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एवरेज पूछ लिया आपसे। मालवा के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 500 मीटर। कितनी है? 500 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी
अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिए 1158 मीटर। कितनी है? 1158 मीटर इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है। सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? सतपुड़ा पर्वत की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? तो 1120 मीटर। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई कितनी है? तो 1120 मीटर। अगला है, निम्न में से किस में मैकाल अमरकंटक श्रेणी का विस्तार नहीं है? निम्न में से किसमें मैकाल और अमरकंटक श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो शहडोल में है, मंडला में, डिंडोरी में, लेकिन दतिया में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दतिया में नहीं है। अगला है, यूपीएससी 2015 क्वेश्चन है कि महादेव श्रेणी का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? तो देखिए तीनों श्रेणी आपको मैंने बता दी है, अच्छे से दिया है तो आप नोट डाल लीजिए। सतपुड़ा का मैंने बता दिया, क्वार्टर्स और बालू, सॉरी ऐसे विंध्याचल का है क्वार्टर्स और बालू। फिर मैंने बताया था सतपुड़ा का, और ये तीसरा आ गया महादेव श्रेणी। कैसे भी याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब बालू और क्वार्टर्स से हुआ है, दोनों सही हो जाएंगे। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? तो बालुई पत्थर और क्वार्टर्स से इसका निर्माण हुआ है। चलिए अगला है, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी विस्तार को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, कि सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार का नाम क्या है? तो याद रखिए सतपुड़ा पर्वत जो पूर्वी विस्तार उसको बोला जाता है राजपीपला की श्रेणी। पूर्व साइड जो स्थित क्या बोला जाता है? राजपीपला की श्रेणी बोला जाता है। दो में इसको मैं चेक कर लेता हूँ सही है क्या। सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी विस्तार क्या कहलाता है? देखिए इसको सुधारिएगा, इसका जो इसका भी आंसर आपको गलत दिया हुआ यहाँ पे, ये इसका आंसर नहीं हो पाएगा। क्या? क्योंकि ये सबसे पश्चिमी है, राजपीपला सबसे पश्चिम में मिलता है, ठीक। तो इसका सबसे पूर्वी कौन सा आ जाएगा? इसका पूर्वी आ जाएगा अमरकंटक। अमरकंटक सबसे पूर्व में स्थित है। पूर्वी विस्तार इसका कौन सा है? तो अमरकंटक आ जाएगा। भले इसकी स्थिति कुछ ऐसी है, लेकिन पूर्वी किस में आ जाएगा? सतपुड़ा का पूर्वी भाग अमरकंटक में आ जाएगा। और महादेव मैकाल आता है, फिर अमरकंटक आता है। इसे भी अच्छे से ध्यान में रखें, इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। कैमूर भाडेर श्रेणी निम्न में से किससे संबंधित है? कैमूर और भाडेर श्रेणी निम्न में से किससे संबंधित है? दोनों आते हैं कि विंध्याचल पर्वत समूह में आते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है उस पर आते हैं कैमूर और भाडेर श्रेणी, तो संबंधित किससे है? विंध्याचल से। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अमरकंटक। अगला है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कितनी है? मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति क्या है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की भौगोलिक 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री पूर्वी दशांश से, 82 48 पूर्वी दशांश से। मतलब ए और बी दोनों सही हैं। इसके ए और बी दोनों ही विस्तार सही दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से धारवाड़ शैल समूह से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? निम्न में से धारवाड़ शैल समूह से प्राप्त खनिज कौन सा है? प्रमुख खनिज कौन सा है? तो मैग्नीज और संगमरमर। मैग्नीज और संगमरमर धारवाड़ शैल समूह में पाए जाते हैं। इस बात को अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, निम्न में से किस काल में गोंडवाना काल की चट्टानें मिलती हैं? निम्न में से किस क्षेत्र में गोंडवाना काल की चट्टानें मिलती हैं? तो ये मिलती है सतपुड़ा क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिलती है? तो ये मिलती हैं सतपुड़ा क्षेत्र में। अगला है, बालाघाट जिले में पाए जाने वाले धारवाड़ शैल समूह की सीरीज जो धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? बालाघाट जिले में पाए जाने वाले धारवाड़ शैल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है संकोली की सीरीज। संकोली की सीरीज इसे बोला जाता है। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है, निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है? ये फॉरेस्ट 2015 क्वेश्चन। निम्न में से किसमें जबेरा का गुंबद स्थित है? तो यह कगार भूमि रीवा पन्ना के पठार के आसपास आती है। रीवा पन्ना के पठार के आसपास आती है कगार भूमि, है ना, विंध्यन कगार भूमि जिसे बोला जाता है। तो यह किसमें स्थित है? तो याद रखिए कगार भूमि में आता है जबेरा गुंबद स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया था? प्राकृतिक भागों में बांटा गया था। अविभाजित मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 प्राकृतिक भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने? 7 भागों में बटा हुआ है। अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे बोला जाता है चौगान और दूसरा नाम जबलपुर स्तर।
चौगान और जबलपुर स्तर बोला जाता है अपर गोंडवाना समूह का। तो ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए, निम्न में से उस विशेष सेल को छांटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में पाई जाती है। कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में पाई जाती है। तो इसका सही है अपर विंध्यन। क्या बोला जाता है उसको? अपर विंध्यन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा जल का विभाजक माना जाता है? तो ए और बी। निम्न में से किसे विभाजन माना जाता है? तो कैमूर का कगार और भाडेर का कगार, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, कैमूर का कगार और भाडेर का कगार, इसे गंगा तथा नर्मदा जल का विभाजक माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला है पन्ना की प्रसिद्ध हीरा खदान निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? ये मैंने पहले ही बता दिया। तो हीरा जो पाया जाता है वो बिजावर श्रेणी में पाया जाता है, बिजावर सीरीज में पाया जाता है। PSC 2016 क्वेश्चन है, तो बिजावर सीरीज का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोअर गोंडवाना पेंच घाटी एवं मोहपानी कोयला क्षेत्र में पाए जाते हैं। लोअर गोंडवाना में पेंच घाटी एवं मोहपानी के कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, सही है। गोंडवाना चट्टानें सोन एवं महानदी तक फैली हुई हैं, ये भी सही है। मतलब एक और दो दोनों सही है, मतलब सी ऑप्शन इसका आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? ये क्वेश्चन भी PSC द्वारा 2016 में पूछा गया। तो गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश। अगला है, निम्न में से धारवाड़ क्रम की चट्टानें निम्न में से कहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं? निम्न में से कहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन विशेष रूप से आपको देखना है। नहीं पाई जाती है तो रीवा में नहीं पाई जाती धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक, रीवा, जबकि जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़े पूरे धारवाड़ क्रम की चट्टानों को मिलती हैं, लेकिन रीवा में नहीं पाई जाती है। अगला है, मध्य भारत के पठार की सही स्थिति क्या है? मध्य भारत के पठार की सही स्थिति क्या है? कि सही स्थिति तो याद रखिए मालवा के पूर्वोत्तर में। मालवा के पूर्वोत्तर में। मालवा के पश्चिम में है क्या? तो ये गलत, बिल्कुल नहीं। मालवा के एकदम उत्तर में है? नहीं। तो मालवा के पूर्वोत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे पूरी पठार भी कहा जाता है? निम्न में से किसे पूरी पठार भी कहा जाता है? तो बघेलखंड का पठार। किसे कहा जाता है? बघेलखंड के पठार को पूर्वी पठार भी कहा जाता है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? पूर्वी भाग से, पश्चिमी भाग से, मध्य भाग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य भाग से। और लास्ट आपके क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संपूर्ण कोयला किन चट्टानों से प्राप्त होता है? तो संपूर्ण कोयला टर्सरी चट्टानों से पाया जाता है। किसमें? टर्सरी चट्टानों से पाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका, मालवा, मध्य प्रदेश के मालवा को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश का मालवा? तो गेहूं का भंडार, या इसी को कहीं कहीं बुकों में लिखता है गेहूं की डलिया। क्या लिखता है? गेहूं की डलिया। ये भी शब्द आपको मिले तो किसे बोला जाता है? मालवा क्षेत्र को बोला जाता है। इसे आप ध्यान रखें। तो ये थे आपके 75 से अधिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन से पूछे गए हैं। किसी न किसी एग्जामों में आपने देखा, उसमें सन भी लिखे थे, जो कि आपके आगामी एग्जामों में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं, है ना। और ये जो ज्योग्राफी क्वेश्चन जो बदलने नहीं है, फिक्स हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।